हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर F10 जो सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसके नोट्स के बारे में। तो आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र F10, इसकी इकाई 1 है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। पर्यावरण अध्ययन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके अध्ययन की आवश्यकता है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण जो है जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वैसे हम देखते हैं कि मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। उसे शुद्ध हवा, पानी, भोजन, ईंधन, घर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो किसी न किसी रूप से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, पर्यावरण पर डिपेंड होते हैं। जो है मानवीय पर्यावरण के दो मुख्य पहलू हैं। एक है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वायु, जल, ये सारी चीज़ें आती है। जबकि दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, जिसमें घर और परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन की स्थिति, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें आती है। प्राकृतिक एवं क्षेत्र, प्रकृति एवं क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी दक्षताएं होती हैं। यहाँ पर्यावरण अध्ययन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें जो शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा मनोगत्यात्मक क्षेत्र और तीसरा भावात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के भी 4 के हैं व्यवहारगत प्रतिफलों के उन्होंने लेवल बताएं, जिसमें पहला है ज्ञान, पर्यावरण के बारे में ज्ञान होना, उसके बारे में समझ होना, दूसरा स्टेप है, तीसरा अनुप्रयोग यानी कि उसका इस्तेमाल करना, और तीसरा है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। दूसरा जो पक्ष है वो है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, जिसे हस्त प्रयोगी कौशल या शारीरिक कौशल भी कहा जाता है। पर्यावरण के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति हेतु शिक्षकों को हमेशा बाल केंद्रित, क्रिया आधारित उपागम निश्चित करने चाहिए, जैसे चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, मूर्ति या मॉडल तैयार करवाना चाहिए बच्चों से। तीसरा पक्ष है वो भावात्मक क्षेत्र है। इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक के अनुभव द्वारा उद्देश्य हमेशा सरल, स्पष्ट, रुचिकर और वास्तविक होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी पर्यावरण से भावात्मक रूप से जुड़े, ताकि उनका जीवन शैली पर्यावरण हितैषी हो। उद्देश्य व महत्व, पर्यावरण अध्ययन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके द्वारा हमें उस जगत की जानकारी मिलती है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे हमें आधुनिक संसार की गंभीर समस्याओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलती है। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, वो दिए गए हैं। जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एवं बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बच्चों को स्कूली जीवन के साथ साथ बाहर के जीवन के साथ जोड़ने की बात का समर्थन करता है। पर्यावरण अध्ययन के विषय में यह बात 100% सही है कि पर्यावरण अध्ययन का ध्येय सिर्फ सचेतना का विकास करना ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं से जुड़ना और आवश्यक कौशलों का विकास करना भी है, ताकि उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान भी हो सके। यह तब तक संभव नहीं है जब तक बच्चे अपने परिवेश से न जुड़े। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमारी शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया व विभिन्न क्रियाकलाप उन्हें भरपूर अवसर प्रदान करें, ताकि वे पर्यावरण से जुड़े मुद्दों की पहचान कर सकें, उनका अपने रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव देखकर न केवल जागरूक हो, बल्कि समालोचनात्मक चिंतन कर विभिन्न कौशलों द्वारा उन्हें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। अतः प्राथमिक स्तर पर इसकी शुरुआत बच्चों के निकटतम परिवेश से होनी चाहिए। ऐसे शिक्षण प्रणाली से गुजरकर बच्चे बड़े होकर किसी एक राज्य, देश के जागरूक नागरिक ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सुरक्षित भविष्य में योगदान कर सकते हैं। NCF 2005 के निर्माण के बाद SCERT ने भी पर्यावरण अध्ययन के महत्व को समझते हुए बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 तैयार की। अगला जो टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में। तो आप इसका नोट्स यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, रोक करके लिख सकते हैं। यूनिट 2 है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमारा एवं बच्चों का परिवेश। तो बच्चों के परिवेश संबंधित अनुभव शिक्षण के आधार के रूप में। तो विद्यालय आने से पहले जो बच्चों को बहुत सारी पर्यावरण से रिलेटेड जानकारी होती है, क्योंकि वह जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, दोस्तों के बीच रहता है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है।
लेकिन जब बच्चा स्कूल आता है तो टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वो उनको पर्यावरण से रिलेटेड नॉलेज दे, उन्हें उनकी जो भी क्यूरियोसिटी है उनको पूरा करे, जो भी उनके अंदर जागरूकता है, किसी चीज़ को जानने की जो उनके अंदर ललक है, उनको टीचर का काम है कि पूरा करे। तो वो सारा चीज़ दिया गया है यहाँ पे। पेड़ पौधे या फल फूल का नाम बताया जाए, पशु पक्षियों का उनको नाम बताया जाए, परिवार के सदस्यों का नाम, रिश्तों से अवगत करवाया जाए, पड़ोसियों और दोस्तों से संबंधित जानकारी, घर के काम आने वाली वस्तुओं का नाम बताया जाए, खेल खिलौने की जानकारी दी जाए, रेडियो टेलीविज़न कंप्यूटर मोबाइल ऐसे उपकरणों की जानकारी दी जाए, त्यौहार से अवगत कराया जाए, यातायात से जुड़ी बातें, बस बाइक ट्रेन। इस तरह से हम बच्चों का क्या कर सकते हैं, एक तरीके से पर्यावरण से संबंधित जागरूकता उसमें पैदा कर सकते हैं। परिवेश में विविधता की समझ, तो हमारे समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं मौजूद है। यहाँ पे हम भाषाई विविधता देख सकते हैं, त्यौहार अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, अमीर गरीब में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं कि ऐसा क्यों है, मंदिर और मस्जिद में क्या अंतर है, अलग अलग त्यौहार क्यों मनाते हैं, ये सारी बातें मन में आती है। अपने परिवेश से अन्य परिवेशों की तुलना, अगर कोई बच्चा हिंदू समाज से होता है तो वो भगवान को मानता है, मंदिर में पूजा करता है, लेकिन जब वो मुस्लिम दोस्त या पड़ोसी को अल्लाह को मानते देखता है और मस्जिद जाते देखता है तो वो अपने परिवेश के सदस्यों से सवाल करता है कि ऐसा क्यों है, और जवाब मिलने पर वो दोनों में तुलना करने लगते हैं। ऐसे में एक अभिभावक और शिक्षक का दायित्व है कि वो उन्हें सकारात्मक रूप से जानकारी दे, उन्हें विविधताओं को का सम्मान करना सिखाए, उन्हें इस बात से परिचित कराए कि ये विविधताएं हमारी देश की विशेषताएं हैं। परिवेश संबंधित सूचनाओं का संग्रह एवं विश्लेषण, तो हम जिस परिवेश में रहते हैं उसके आसपास की सूचनाओं का वह संग्रह करते हैं और धीरे धीरे उनका संग्रह जो है विकसित होता जाता है। इसका विश्लेषण भी वो करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। होली रंग का त्यौहार है, इस दिन पुआ और पूरी बनता है, दिवाली में दिया जलाया जाता है और पटाखा का प्रयोग किया जाता है, ईद के दिन सब गले मिलते हैं और सवैयाँ खाते हैं, गाय एक पशु है जो रोज़ दूध देती है, फूलों का प्रयोग पूजा करने और सजावट के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को धीरे धीरे नॉलेज होनी शुरू हो जाती है। तीसरी यूनिट है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण उपागम या विभिन्न शिक्षण विधियाँ क्या क्या है ये बताई गई है। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की अलग अलग विधि होती है, तो इसको बताया गया है। इसमें खोज या अन्वेषण विधि बहुत महत्वपूर्ण है। यह विधि बच्चों के सीखने में सहायता करती है, विज्ञान के प्रति बच्चों के मन में सकारात्मक प्रवृत्ति बनाती है, बच्चे इस माध्यम से प्रोत्साहित होते हैं। खोज विधि में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। एक प्रश्न की पहचान करना, जो इनके स्टेप्स हैं वो बताया गया है। एक अनुमान लगाना या भविष्य कथन करना, प्रयोग की योजना बनाना, प्रयोग का क्रियान्वयन करना, प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना या रिकॉर्ड बनाना, उनका परिणामों की व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्ष परिणामों को प्रस्तुत करना। तो ये सारे स्टेप्स हैं। खोज विधि के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो इसका पहला उद्देश्य विद्यार्थियों का कौशल विकास करना, विद्यार्थियों की वैज्ञानिक समझ को सुदृढ़ बनाना, वैज्ञानिक विधि के संबंध में विद्यार्थियों की समझ विकसित करना, जैसे परीक्षण कैसे किया जाता है, किसी भी कार्य को खुद से करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, नेतृत्व की भावना को जागृत करना। तो ये सारे उद्देश्य हैं। दूसरी जो विधि है वो है प्रोजेक्ट विधि। इस विधि में विद्यार्थी किसी भी शैक्षणिक समस्याओं का हल स्वाभाविक परिस्थितियों में खोजने का प्रयास करता है। इसमें विद्यार्थी तर्क द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उस आधार पर उसे व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान निकालता है। इसमें भौतिक संसाधनों तथा वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक है। इसमें अध्यापक का स्थान गौण होता है, शिक्षक सिर्फ निर्देशन देते हैं, बच्चे अपने विषय ज्ञान अनुभव और क्रियाओं द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इस विधि में बच्चे क्रियाशील होते हैं। इनके मुख्य सोपान जो हैं वो निम्नलिखित हैं स्टेप्स: स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, तो ये सारे थे। तीसरी जो विधि है वो परिभ्रमण एवं सर्वेक्षण विधि, यानी इस विधि के थ्रू भी हम पर्यावरण को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसमें बच्चों को क्या होता है कि डायरेक्ट पर्टिकुलर जगह पे ले जाया जाता है, उनको घुमाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बच्चों को अगर हम कक्ष में बताएं तो उनको वो सारी बातें याद नहीं रहेगी लंबे समय तक, लेकिन अगर हम उनको डायरेक्टली वहाँ पर घुमा के ले आए तो उनका मनोरंजन भी हो जाएगा और उनके अंदर एक मतलब उसकी सही समझ विकसित हो जाएगी और लंबे समय तक उन बातों
बातों को वो याद रख सकते हैं। उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी और वो तरोताज़ा भी हो जाएगा और पढ़ने पढ़ाने का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो जाएगा। प्रयोग विधि, सीखने की प्रक्रिया में खुद से करके सीखना बहुत ही प्रभावशाली होता है। बच्चे स्वयं से नवीन अवधारणाओं को सीखने में प्रयोग करते हैं। यह विधि प्रयोगशाला में या कक्षा के बाहर परिवेश में किया जाता है। प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना होता है, जमा करना होता है और प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकालकर उनकी अवधारणा विकसित करनी होती है। प्रयोग विधि करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रयोग के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। प्रयोग क्रिया के लिए चिंतन का अवसर मिलना चाहिए। छात्रों को स्वयं से प्रयोग करके देखना चाहिए। प्रयोग से पूर्व योजना बना लेना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें दी गई हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम, एक्टिविटी सेंटर्ड जो अप्रोच है, इसमें अन्य गतिविधियाँ जैसे खेल कूद, चित्रकला, कविता, कहानी, इसके द्वारा शिक्षा दी जाती है। एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि बच्चे खुद इसमें रुचि लेने लगे। इस तरह की गतिविधियाँ को करते समय बच्चे खुश रहते हैं और इस दौरान सीखी हुई बातें उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक अस्थायी हो जाती है। जैसे किसी बच्चे को अ आ याद करवाना हो तो हम उसे ऐसे ही याद करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी उन सारी बातों को भूल जाएगा, लेकिन अगर हम उसे कविता के माध्यम से उस बातों को याद कराएं तो वो आराम से याद कर सकता है। जैसे अ से अनार खाते हैं, आ से आम मीठा होता है, ई से इमली खट्टी होती है, ई से ईख मीठी होती है, उसे उल्लू उड़ता है, उसे ऊँट चलता है। तो ये सारी बातें अगर हम उनको एक कविता के माध्यम से सुनाएं तो वो लंबे समय तक याद कर सकता है और भूल नहीं सकता है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग इस तरह से हम बच्चों को करवा सकते हैं। इकाई 4 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका तथा आकलन एवं मूल्यांकन। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है वो बातें दी गई है कि किस तरह से बच्चों के बेहतर पर्यावरण की समझ टीचर विकसित कर सकता है एक्टिविटी अप्रोच के थ्रू या भ्रमण के द्वारा। तो ये सारी बातें बताई गई, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कक्षा के बाहर और भीतर गतिविधियों का आयोजन एवं संगठन, तो किस तरह से गतिविधि करवाई जाए, उसका आयोजन कैसे किया जा सकता है, ये बातें दी गई है, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। आकलन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है और किस तरह से इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, आकलन किया जाना चाहिए। तो शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त बीच बीच में सवाल पूछकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो बताया है उसे बच्चे किस स्तर तक समझे हैं या उसमें इस विषय वस्तु के लिए कितनी समझ विकसित हुई है, इसे आकलन कहते हैं। मूल्यांकन यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह कार्य साल में सामान्यतः 2 बार किया जाता है। इससे शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान होता है। इससे शिक्षक अपने अधिगम प्रणाली में बदलाव लाकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। ये बातें दी गई है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की कठिनाई, कमियों तथा गुणों की जानकारी प्राप्त कर उनकी सहायता करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास को गतिशील बनाए रखने में मदद करना, शिक्षक शिक्षण पद्धति पाठ्यपुस्तक में सुधार लाने हेतु इसकी आवश्यकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन की बात की गई है। ज्ञान, समझ लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, आकलन करना, मापना, परीक्षा देना, ये बातें की गई। बच्चों का मूल्यांकन कर प्रगति रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, जो शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य का विश्लेषण एवं सुधार लाने में एक आधार के तौर पे उसका शिक्षक प्रयोग करता है। इससे शिक्षक बच्चों के मानसिक स्तर को समझ पाता है। ये बातें बताई गई है। शिक्षक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर प्रधानाध्यापक और अभिभावक को भी देता है, जिससे कि दोनों के पास नॉलेज होती है और बच्चों के अंदर जो भी कमियाँ होती है उसके लिए गार्जियन या प्रिंसिपल उसे दिशा निर्देश देते हैं। शिक्षक सभी वर्षों का मूल्यांकन रिपोर्ट को व्यवस्थित रूप से रखते हैं और उसमें तुलना कर देखते हैं कि बच्चों की प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं होने पे उस पर विशेष ध्यान देते हैं और उनके रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आकलन या मूल्यांकन के इम्पोर्टेंस हो सकते हैं कि बच्चों की जो कमियाँ उसको दूर करने के लिए आकलन या मूल्यांकन किया जाता है।